हे गाइस, स्वागत करता हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एक और नए एपिसोड में। और ये वाला एपिसोड आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर इसके बाद वाला एपिसोड फाइट से भरा हुआ है और उससे ठीक से एंजॉय करने के लिए आपको ये वाला एपिसोड पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपनी शैडो स्किल यूज करके कोरिया आ चुका होता है जिन्हों के डैड की हेल्प करने के लिए। लेकिन अब उसे वापस जापान भी जाना था क्योंकि वहां का काम अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगले 2 घंटे तक वो वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसका शैडो एक्सचेंज स्किल कूल डाउन में था। तो जिन्वू सोचता है कि जब 2 घंटे फ्री हैं तो क्यों न आसपास के जो भी डंजन गेट्स खुले हैं उन्हें क्लियर कर लिया जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टोफर रीड के मैंशन में। रात का टाइम होता है और क्रिस्टोफर अपने बेड पर सो रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उठकर अपने रूम से बाहर आता है चेक करने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होता है। इतना ज्यादा शांत माहौल पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो पास की टेबल पर रखा एक वाइन ग्लास उठाता है और जमीन पर गिरा देता है और उसका डाउट तुरंत कंफर्म हो जाता है। ग्लास टूट जाता है, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आती, जैसे किसी ने पूरे मैंशन की साउंड को सप्रेस कर दिया हो। क्रिस्टोफर तुरंत समझ जाता है कि वहां उसके अलावा भी कोई और मौजूद है। वो कहता है, कौन है, सामने आओ। तभी उसे लेडी सेलनर की वार्निंग याद आती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो सब सच होने वाला है, और तभी उसके सामने एक मोनार्क अपीयर होता है, मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस्टोफर के पीछे 2 और मोनार्क आ जाते हैं। उनमें से एक बीस्ट मोनार्क होता है और तीसरे का नाम कंफर्म नहीं होता। ये सब देखकर क्रिस्टोफर शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। लेकिन मोनार्क्स किसी अननोन लैंग्वेज में बात करते हैं जो उसे समझ नहीं आती। जब वो फिर से पूछता है, तब आयरन बॉडी मोनार्क कहता है, चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पीछे जो हैं उनसे बात कर रहा हूं। खुद को इग्नोर होता देख क्रिस्टोफर गुस्से में आ जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो अपना फॉर्म चेंज करता है, उसकी बॉडी से फ्लेम्स निकलने लगती हैं और उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं। इस फॉर्म में वो खुद एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है। आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर रीड थॉमस आंद्रे के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर था, यानी वो काफी पावरफुल था। इसलिए उससे लड़ने के लिए एक नहीं, 3-3 मुनार्क आए थे। लेकिन क्रिस्टोफर जल्दी ही समझ जाता है कि ये ओपोनेंट्स उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और वो अकेला उन्हें हरा नहीं पाएगा। इसलिए वो कहता है, मैं कम से कम तुम तीनों में से एक को तो अपने साथ ले जाऊंगा। और इतना कहकर वो आयरन बॉडी मुनार्क पर अटैक कर देता है। सीन फिर शिफ्ट होता है जिन्वू पर, जो एक कार में होता है। अब जिन्वू की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी। सड़कों पर लोगों की भीड़ लग जाती है सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। जिन्वू एयरपोर्ट जा रहा होता है क्योंकि उसे इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका जाना था। प्लेन में उसकी मुलाकात एडम से होती है, वही बंदा जिसने पहले उसे अमेरिका का सिटीजन बनने पर पावर अपग्रेड का ऑफर दिया था। जिन्वू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारी डील तो खत्म हो चुकी थी। एडम कहता है, हाँ मुझे पता है, और बिना अपॉइंटमेंट के आने के लिए सॉरी, लेकिन एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करना था। फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है और एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रिस्टोफर रीड के मैंशन में भयानक आग लगी होती है। जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये क्या है। एडम कहता है, पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। वो बताता है कि ये फायर खुद क्रिस्टोफर रीड ने स्टार्ट की थी। लगभग 1800 फायर फाइटर्स और 14 हाई लेवल मेज टाइप हंटर्स ने मिलकर मुश्किल से इस आग को कंट्रोल किया। जिन्वू तुरंत समझ जाता है कि इतने बड़े लेवल की फायर का मतलब है वहां कोई इंटेंस फाइट हुई होगी। वो पूछता है, तो क्या क्रिस्टोफर सेफ है। एडम कहता है, हमें खुद यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जब तक हम उस तक पहुंचे वो ऑलरेडी मर चुका था। फिर एडम अपने जैकेट से एक फोटो निकालता है और कहता है कि फिलहाल हंटर ब्यूरो को शक है कि इस इंसिडेंट के पीछे इस आदमी का हाथ हो सकता है, और वो फोटो किसी और का नहीं, जिन्वू के डैड का होता है। फोटो देखते ही जिन्वू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत एडम को हवा में उठा लेता है और कहता है, ये क्या मजाक है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। वो एडम का गला और जोर से पकड़ने लगता है, जिसकी वजह से एडम सांस नहीं ले पाता। बाकी लोग उसे बचाने आते हैं, लेकिन एडम उन्हें रोक देता है। फिर वो जिन्वू से कहता है, जो इंसान तुम इस फोटो में देख रहे हो जरूरी नहीं कि वो वही हो जो तुम समझ रहे हो। ये बंदा एक डंजन से बाहर आया था और उसकी मैजिक एनर्जी एक मॉन्स्टर के बराबर थी। उसने हमारे एक एस रैंक हंटर पर भी अटैक किया था, और कुछ महीने पहले हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में जो बड़ा ब्लास्ट हुआ था वो भी इसी ने किया था। जिन्वू बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि मेरे फादर कोई मॉन्स्टर है जो डंजन से निकले हैं। फिर वो एडम को छोड़ देता है। एडम फिर बोलता है, उसने हमारे एस रैंक हंटर को बुरी तरीके से घायल कर दिया और तब से फरार है। हंटर ब्यूरो ने बहुत ढूंढा लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। जिन्वू बोलता है,
तो तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई? जिस पे एडम बोलता है, इस साल के इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स और गिल्ड्स आने वाले हैं और वहां अमेरिका हंटर ब्यूरो सबके सामने इस इंसान के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने वाला है। सीधे भाषा में बोले तो ये इन्वेस्टिगेशन अब सीक्रेट नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड को पता चलने वाला है इस इंसान के बारे में, क्योंकि अमेरिका अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट हंटर क्रिस्टोफर रीड खो दिया है। तो वो लोग अब शांत नहीं बैठने वाले। फिर एडम बोलता है, मैं हंटर ब्यूरो की तरफ से आया हूं क्योंकि हम लोग आपके साथ कोई रिलेशन खराब करना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं सब कुछ पहले ही बता दिया ताकि अगर आप ये फोटो अचानक से वहां देखोगे तो गुस्से में कुछ कर बैठोगे, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड के हंटर्स कहीं आपके दुश्मन न बन जाए। इधर जिन्वू काफी शॉक हो जाता है ये सब सुनने के बाद। इसके बाद हमें कोरिया का एक सीन दिखाया जाता है जहां जिनचुल चेयरमैन को बता रहा होता है कि चाइना के एक हंटर ने जिन्वू के सारे रेड रिपोर्ट भेजने का रिक्वेस्ट किया है। चेयरमैन शॉक हो जाता है, अचानक से चाइना वालों को जिन्वू में क्या इंटरेस्ट आ गया? जिस पे जिनचुल बोलता है, ये रिक्वेस्ट चाइना के साथ स्टार हंटर से आई है। एक्चुअली चाइना में ए, बी या एस रैंक हंटर नहीं होते, वहां 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक हंटर होते हैं, जिनमें 5 स्टार हंटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब एस रैंक हंटर के बराबर। लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही बंदा था जिसे 7 स्टार दिया गया था, क्योंकि वो नेशनल लेवल हंटर था। उसका नाम लियू झीगंग होता है, जो एक जायंट मॉन्स्टर समुंदर से चाइना चला गया था। उसे लियू ने ही हराया था, इसलिए वो जिन्वू में इंटरेस्ट ले रहा था। लेकिन चेयरमैन फिर भी मना कर देता है और बोलता है, फिलहाल के लिए सिर्फ बेसिक डिटेल्स भेज दो, ज्यादा नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहां थॉमस एंड्रे अपने ऑफिस में होता है और उसकी मैनेजर बता रही होती है कि हंटर जिन्वू कल सुबह तक अमेरिका आ जाएंगे। तभी वहां गेट से डोंगसू आता है और बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया था सर? थॉमस बोलता है, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। हंटर जिन्वू को तुम कुछ भी नहीं करोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें हंटर जिन्वू पर शक होगा और तुम जानना चाहते हो कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। लेकिन तुम्हें हंटर जिन्वू से मिलने की परमिशन नहीं है। जिस पर दोंगसू अंदर ही अंदर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, बट सर। इतना बोलते ही थॉमस आंद्रे गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी अभी। जिसके बाद तो डोंगसू की और ज्यादा फट जाती है। फिर थॉमस बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए गिल्ड कॉन्फ्रेंस से दूर एक विला बुक कर दिया है। जब तक जिन्वू अमेरिका में है तुम वहीं ही रहोगे, जिन्वू के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। फिर थॉमस बोलता है, अब तुम जा सकते हो यहां से। लेकिन हमें दिखाई देता है कि डोंगसू अंदर ही अंदर काफी गुस्से में होता है। उसके जाने के बाद थॉमस की मैनेजर पूछती है, आपको क्या लगता है वो आपकी बात मान लेगा? जिस पे थॉमस बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है जिन्वू का। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसके चारों तरफ एक स्ट्रिक्ट सर्विलेंस टीम लगा दो और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ऐसे भी उसका गुस्सा रहना ज्यादा सही है मरने से तो। इधर नेक्स्ट डे जिन्वू फाइनली यूएसए आ चुका था। उसके साथ जिन्हू और जिनचुल भी आए होते हैं। अमेरिका में उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। मीडिया वाले चारों तरफ से जिन्वू को घेर लेते हैं। जिन्हू जिनचुल से पूछता है, आखिर तुम यहां क्या करने आए हो? जिस पर जिनचुल सैड होके बोलता है, मैं जिन्वू का बॉडीगार्ड हूं। ये सुनकर जिन्हू हंसने लगता है और टांग खींचने लगता है। क्या कहा तुमने? किसका बॉडीगार्ड? तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं उन्हें पिक करने के लिए। उनके साथ एडम भी होता है। जिन्हू और जिनचुल दूसरी कार में भेज दिए जाते हैं और जिन्वू को एडम अपने साथ ले जाता है, ये बोलकर कि उसे कुछ काम है जिन्वू से। इधर एडम का प्लान होता है कि वो कमिश का रून स्टोन जिन्वू को ऑफर करेगा और बदले में उसे अमेरिका का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा, जैसा कि इन लोगों ने पहले से प्लान किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो बता दूं कि कमिश एक एस रैंक गेट का बॉस मॉन्स्टर था, जो बहुत साल पहले अमेरिका में खुला था। उसको डिफीट करने के लिए पूरे वर्ल्ड से एस रैंक हंटर आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 सरवाइव कर पाए थे,
जिनको आज नेशनल लेवल हंटर कहा जाता है। तो कमेश की बॉडी से जो रूनस्टोन निकला था वो आज तक हंटर ब्यूरो में रखा गया था, क्योंकि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से कोई भी मगे टाइप नहीं था, और जिन्वू एक मगे टाइप हंटर भी है, इसलिए वो लोग जिन्वू को ऑफर करने वाले हैं। एडम रूनस्टोन वगैरह का फोटो दिखा रहा होता है, तभी जिन्वू की नजर कमीश की बॉडी पर पड़ती है, जो अब स्केलेटन बन चुका होता है। वो पूछता है, क्या तुम लोग अभी भी कमीश के बॉडी को स्टोर करके रखे हो? एडम बोलता है, हां। जिन्वू तुरंत बोलता है, ये कहां पे है? पहले मुझे वहां ले चलो। एडम कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मुझे इसकी परमिशन नहीं दी गई है, मुझे अपने सीनियर से पूछना होगा पहले। जिन्वू बोलता है, ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगा, तुम परमिशन ले लेना, मैं वेट करूंगा। अब ये लोग हंटर ब्यूरो के ऑफिस में आ जाते हैं। वहां एडम अपने सीनियर माइकल के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। माइकल भी कंफ्यूज हो जाता है, आखिर जिन्वू को कमीश की बॉडी क्यों देखना है? वो एडम से पूछता है, तुमने उसे रूनस्टोन के बारे में तो बताया था ना? एडम बोलता है, हां, मैंने वही पहले बताया, पर हंटर जिन्वू का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कमीश की बॉडी देखने में था। माइकल बोलता है, एक मैजर टाइप हंटर के लिए रूनस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी कमीश जैसे मॉन्स्टर का रूनस्टोन पाने के लिए दूसरे हंटर्स $1 मिलियन तक देने को तैयार रहते हैं। पर वो इतना इंपॉर्टेंट चीज को छोड़कर उसकी बॉडी में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है, वो कमीश को अपने समन में ऐड करना चाहता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कमीश एक काफी स्ट्रांग ड्रैगन हुआ करता था। इतना पावरफुल समन हम उसे नहीं दे सकते, वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। लेकिन एडम बोलता है, सर, अगर हम जिन्वू का रिक्वेस्ट अभी रिजेक्ट करते हैं तो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, फ्यूचर में हमें और दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद माइकल डिसाइड करता है, ठीक है, वो उसे देखने देगा, पर वो भी जिन्वू के साथ जाएगा, क्योंकि वो उसकी पावर अपनी आंखों से देखना चाहता था। फिर माइकल और एडम मिलकर जिन्वू को कामिश के पास ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं, जिन्वू देखता है कि जो उसने सिर्फ फोटोज में देखा था वो बिल्कुल सच है। कामिश का बॉडी रियलिटी में इतना बड़ा होता है कि उसकी प्रेजेंस ही डर पैदा कर देती है। माइकल कामिश के बारे में डिटेल्स देना स्टार्ट करता है, लेकिन जिन्वू उसे बीच में ही रोक देता है और सबको पीछे हटने के लिए कहता है। सब लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं। जिन्वू आगे बढ़ता है, अपना हाथ उठाता है और धीरे से कहता है, अराइज। लेकिन पहली बार एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। अब सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स बचे होते हैं। जिन्वू फिर से फोकस करता है और दूसरी बार अराइज बोलता है, और इस बार प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है। कामिश का शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये देखते ही वहां मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। जैसे ही कामिश का शैडो एक्टिवेट होता है, वो बोलता है, क्या तुमने मुझे समन किया है, शैडो मोनार्क? अब जिन्वू की शैडो आर्मी में कामिश बेरू के बाद दूसरा ऐसा सोल्जर बन चुका होता है जो बोल सकता है। तभी कामिश की नज़र वहां खड़े ह्यूमंस पर पड़ती है और वो तुरंत अग्रेसिव हो जाता है। ह्यूमंस शुड डाई, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वो अपनी कंटेनमेंट को तोड़ देता है और अपने मुंह में एक पावरफुल फायर अटैक चार्ज करने लगता है। ये देखकर सब लोग पैनिक में आ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जिन्वू एक कमांड देता है, रुक जाओ, और कामिश तुरंत रुक जाता है। जिन्वू फिर कहता है, तुम्हारे सर के अंदर जो मैजिक क्रिस्टल था वो अब हट चुका है। अब तुम्हें रूलर्स के किसी ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिन्वू को इस तरह मॉन्स्टर लैंग्वेज में बात करते देख सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी इंसान ने ऐसा नहीं किया था। कामिश धीरे धीरे शांत हो जाता है और फिर कहता है, तो ये एहसास होता है शैडो मोनार्क की आर्मी का हिस्सा बनने के बाद। वो अपना सर झुकाकर जिन्वू का रिस्पेक्ट देता है। फिर वो बताता है, मैं पहले मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए सर्व करता था, लेकिन अब से मैं शैडो मोनार्क के अंडर रहूंगा। इतना कहकर वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है, एक अजीब सा लेकिन लॉयल जेस्चर। ये सब देखकर एडम और माइकल दोनों शॉक हो जाते हैं कि इतना पावरफुल ड्रैगन इतनी इजीली सबमिट कैसे कर सकता है। जिन्वू उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी कामिश अचानक कहता है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? कामिश धीरे से जवाब देता है, हमारी मुलाकात बहुत देर से हुई है। और फिर वो धीरे धीरे फेड होने लगता है।
असल में कामिश काफ़ी सालों पहले ही मर चुका था और उसका शैडो एक्सट्रैक्ट करने में जिन्वू से काफ़ी देर हो गई थी। इसी वजह से पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था और दूसरे अटेम्प्ट में एक्सट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता था। जिन्वू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। कामिश कहता है, काश मैं आपके साथ और ज़्यादा समय तक रह पाता। जाने से पहले वो एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है। इस दुनिया में 4 ऐसे ह्यूमंस हैं जिनको रूलर्स से पावर मिली है, आप उनसे सावधान रहिए। इतना कहकर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और तुरंत एक सिस्टम मैसेज आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड। जिन्वू का मूड काफ़ी हैवी हो जाता है। वो एडम से कहता है, यहाँ जो भी डैमेज हुआ है उसका बिल मुझे भेज देना, और फिर बिना कुछ और बोले वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जिनचुल से मिलता है। जिनचुल पूछता है, तुम कहाँ थे, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। जिन्वू कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम था। फिर जिनचुल पूछता है, जिन्हू कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ था ना। जिन्वू तुरंत कंफ्यूज हो जाता है, क्या मतलब। जिनचुल बताता है, वो मेरे साथ था, लेकिन उसे हंटर ब्यूरो से कॉल आई थी कि तुमने उसे वहां बुलाया है। जिन्वू कहता है, मैं तो अभी हंटर ब्यूरो से ही आ रहा हूं, ये क्या हो रहा है। जिन्वू तुरंत वापस हंटर ब्यूरो पहुंचता है और एडम से पूछता है। एडम कहता है, हंटर जिन्हू अभी यहां नहीं है, लेकिन वो यहां आया था, उसे स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर ले गया। फिर एडम उसे रुकने के लिए बोलता है और स्कैवेंजर गिल्ड के मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर कहती है, नहीं, हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन वो तुरंत समझ जाती है कि ये किसने किया होगा। वो एडम से कहती है, जिन्वू को ये बात अभी मत पता चलने देना, मैं हैंडल करती हूँ और उसे अपने पास ही रोक कर रखो। लेकिन जब तक एडम कॉल पर होता है, जिन्वू वहां से जा चुका होता है। उसे भी अब अंदाजा हो चुका होता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। वो सोचता है, ये मेरी गलती है, क्योंकि जब जिन्हू कोरिया आया था तब जिन्वू ने उसके अंदर वाले शैडो सोल्जर को शैडो एक्सचेंज के लिए यूज कर लिया था, लेकिन बाद में उसकी जगह नया शैडो सोल्जर डालना भूल गया। इसी वजह से अब वो डायरेक्टली उसके पास टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन करता है और जिन्हू को ढूंढने के लिए हर जगह भेज देता है। दूसरी तरफ ये सब बात थॉमस ऑन्ड्रे तक भी पहुंच जाती है। वो भी काफी गुस्से में आ जाता है और अपने हंटर्स को ऑर्डर देता है कि डोंगसू को तुरंत ढूंढ निकाला जाए, इससे पहले कि जिन्वू उस तक पहुंच जाए। और इसी टेंशन भरे मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसमें डोंगसू वर्सेस जिन्वू को फाइट कवर करते तो एपिसोड ज़्यादा लंबा हो जाता, और डोंगसू के फाइट के तुरंत बाद जिन्वू का फाइट थॉमस आंद्रे से होने वाला है, तो वीडियो और लंबा हो जाता। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में दोनों का फाइट डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एपिसोड ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। खैर, अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा, लेकिन शाउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो। और अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। चाइना का जो 7 स्टार हंटर है उसका नाम क्या है? जवाब कमेंट में लिख दो। और चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हो सके तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।